नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद के दोनों सदनों में आज कामकाज हुआ है। संसद का मानसून सत्र अपने आखिरी चरण में है। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में अगर कामकाज हो रहा है तो ये देश की जनता के लिए अच्छी खबर है। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई, साथ ही साथ अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति को लेकर भी सदन को जानकारी दी और बताया कि सरकार शांति के लिए क्या कुछ कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव के दूसरे दिन की शुरुआत राहुल गांधी के भाषण के साथ हुई, जबकि फारूक अब्दुल्ला, स्मृति ईरानी, ललन सिंह और राम कृपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी अपना संबोधन दिया। राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का भाषण जोरदार रहा। इसके अलावा राज्यसभा में भी चर्चा हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक डाटा प्रोटेक्शन बिल को भी संसद की मंजूरी मिल गई है। हालांकि राज्यसभा में गतिरोध भी बरकरार रहा है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान किसने क्या कहा है, ये आप सुनिए। आज विपक्ष के सदस्य श्री गौरव गोगाई जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर सदन में उपस्थित हुए थे, इस पर मैं मेरे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। इसलिए इसी अनुच्छेद 75 को प्रतिबंधित करने के लिए लोकसभा के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया नियत की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जब से आजाद हुए तब से 27 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए। कई बार सरकारों का बहुमत जाने की स्थिति में सदन के विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। कई बार बड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं। ये एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है, न सदन को अविश्वास है, और ये विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते हैं। आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 2/3 बहुमत से दो बार एनडीए को चुना गया। पूर्ण बहुमत से दो बार भारतीय जनता पार्टी को चुना गया। 30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार देने का काम ये देश की जनता ने लगातार 2 बार किया। और प्रधानमंत्री मान्यवर, ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी। और ये मैं नहीं कहता, दुनिया भर के कई सर्वेक्षण कहते हैं आजादी के बाद सबसे ज्यादा एक भी छुट्टी लिए बगैर 24 घंटे में से 17 घंटे काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। मान्यवर, आजादी के बाद देश के हर राज्य में सबसे ज्यादा किलोमीटर और सबसे ज्यादा दिन प्रवास करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी।
मान्यवर, कोई सरकारें कई सालों तक चलती है, कई सालों तक चलती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल तक अक्षुण्ण रूप से चली, कई सालों तक चलते हैं। तब 2, 3, 4 निर्णय ऐसे होते हैं जिसको युगों तक याद किया जाता है। नीतीश बाबू, आज मेरी बात सुन लीजिए। हमने 49 करोड़ 65 लाख बैंक अकाउंट खोले, जिसमें 2 लाख करोड़ गरीबों के जमा है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से जन धन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मगर साहब, ये जन धन योजना का क्यों विरोध कर रहे थे, समझने जैसी बात है। एक बार इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, जो यूपीए से ही थे, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। वो तो ठीक है, स्वीकृति की सच्चे आदमी थे, नए नए राजनीति में आए थे, बोल गए। मगर मैं अब आगे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाकी लोग तो यहीं बैठे हैं, भैया 85 पैसा कौन ले जाता था? ये 85 पैसा कौन ले जाता था? मान्यवर, 85 पैसा ये ले जाते थे जिनको इसके अंदर कटकी और बटकी करनी थी। मान्यवर, जो जन धन योजना का विरोध कर रहे हैं, वो 85 पैसा एंजॉय करने वाले लोग हैं, क्योंकि अब भारत सरकार रुपया भेजती है तो सीधा रुपया पहुंच जाता है। कांग्रेस की तरह नहीं 85 पैसा, सीधा रुपया गरीब के घर में पहुंच जाता है। मान्यवर, अब मैं इस सदन में मणिपुर की बात करना चाहता हूं। मान्यवर, मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई है, वो क्यों हुई है, क्या स्थिति है, और इससे निपटने के लिए हमने क्या कुछ किया है, इसकी डिटेल बात मैं अभी करूंगा। परंतु मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है, और इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता। मान्यवर, हम भी सहमत नहीं हैं, उनसे ज्यादा दुख हमें है मान्यवर। परंतु ये परिस्थिति जन्य है। मैं बताना चाहता हूं, इसी घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता। समाज के नाते हमें शर्म आई, इस प्रकार की घटनाएं वहां हुई है, इससे कोई इनकार नहीं। परंतु ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। विशेषतः विपक्ष मेरे वक्तव्य को सुनने का धैर्य रखे तो बहुत सारी चीजें उजागर हो सकती हैं। You are not India, for India is not corrupt. India believes in merit and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India, corruption quit India, dynasty quit India. Merit now finds place in India. हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी
बैठकर मेज नहीं थपथपाते, कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। ये बात करते हैं इंसाफ की। To their bravery, many died in my land, hardly any returned back. Today, we stand proud to be part of this nation. But this nation has a responsibility, not only to Hindus, but to Muslims, Christians and Sikhs and everybody that lives in India. Yes. Yes. Prime Minister does not represent only one color. He represents India. He represents 1.4 billion people of India. Let's not ignore that. You make mistakes, we make mistakes. Yes. Who says we are perfect? We make mistakes. You remember? I was Chief Minister. And I tried to bring Kashmiri Pandits back home. Gujral Sahib was the Prime Minister here. And when we tried, the forces from across the border killed innocent Kashmiri Pandits in a village near Gandarbal. Immediately we stopped those 50 vehicles that had to bring them back home. And to this day, I must tell you, how many Kashmiri Pandits have you brought back in these 10 years? None. And don't forget, I was Chief Minister, sitting in the Assembly, please. And they came to attack the Assembly. 5 minutes before I had left the Assembly because I had to meet the Governor. And what happened? Please listen, please listen, please listen. They came to the Assembly and said, "Where is Farooq?" They didn't know me where I was. They killed 40 people. Do you ever remember them? Do you ever talk of them? Do you ever say what happened to them? We stood because we wanted to stand by this nation. Please remember. So don't say that we are not part of India. Don't say we are Pakistanis. Don't say we are traitors. इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनका आदर करता that you हूं, do not realize लेकिन यह that we are कहना part of this nation कि यह सरकार and 9 that we are वर्षों में responsible as much as कश्मीरी you are पंडित for हिंदुओं everyone के in this लिए country. कुछ नहीं किया गया। So don't वहाँ say anything. कश्मीरी पंडितों की when जमीन you की say- वापसी हो रही है, लोग जा भी रहे हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है, और यह यहाँ गुमराह करना सदन को कि सरकार कुछ नहीं की है, यह ठीक नहीं है, यह गलत बयानी है। राज्यसभा की कार्यवाही। डाटा सुरक्षा की जवाबदेही निर्धारित करने के प्रावधान वाले डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2023 को बुधवार को संसद ने मंजूरी दे दी। उच्च सदन में आज ध्वनिमत से पारित इस विधेयक में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा के संरक्षण तथा व्यक्तिगत डाटा का संवर्धन करने वाले निकायों पर साधारण और कुछ मामलों में विशेष बाध्यता लागू करने का उपबंध किया गया है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बीते 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से आवश्यक सेवाओं को घर तक पहुंचाया है और इसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र के जरिए देश में अब तक 11,095 निजी वाहनों को स्क्रैप किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को ये जानकारी दी है। संसद ने छत्तीसगढ़ के महरा तथा महारा समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करने वाले संविधान अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2023 को बुधवार को मंजूरी दे दी। यह विधेयक छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति सूची के संशोधन के लिए संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने उच्च सदन में यह विधेयक पेश किया। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के एक सदस्य बुधवार को टमाटर की बढ़ती कीमतों पर विरोध जताते हुए इसकी माला पहनकर उच्च सदन में आए। सभापति जगदीप धनखड़ ने आप सदस्य से इस आचरण पर आपत्ति जताई और दुख भी व्यक्त किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कुछ सांसदों की उन शिकायतों को विशेषाधिकार
समिति के पास भेज दिया, जिनमें आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने नियमों का उल्लंघन करते हुए उनकी सहमति के बिना सदन की एक समिति में उनका नाम शामिल करने का प्रस्ताव किया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।